हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों इस लेक्चर में हम भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डिस्कस करेंगे। दोस्तों हिंदी में होगा ये लेक्चर, जिसमें हम डिटेल बताने की कोशिश करूंगा। मैं एमपीपीएससी की हम यूनिट नंबर 5 जो अपडेटेड सिलेबस है 2024 का, जो प्रभावशील सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग जो यूनिट नंबर 5 है उसमें हमने संविधान सभा डिस्कस कर लिए, संघीय कार्यपालिका डिस्कस कर लिए, 2 लेक्चर डाल चुका हूं। मैं तीसरा लेक्चर है जिसमें हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो भी मैं आपको साथों साथ बताता चलूंगा। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यूनिट नंबर 5 की प्लेलिस्ट में चल जाएं आप, वहां पे जाके आप पूरे लेक्चर जो सिलेबस में मेंशन है, सारे टॉपिक मैंने पढ़ाया हूं, आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से जारी रख सकते हैं। आइए शुरू करेंगे ज्यादा बातें ना करते हुए। भारत का राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, तो इस लेक्चर में हम भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति की जो विधायी शक्ति दी गई है उसके बारे में पढ़ेंगे, और राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्ति है उसको प्रदान की गई है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो राष्ट्रपति के बारे में आपको जानकारी के लिए बता दूं, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो भारतीय गणराज्य के कार्यपालिका अध्यक्ष भी होता है। भारतीय गणराज्य के कार्यपालिका नहीं, कार्यपालक अध्यक्ष होता है। संघ की सभी कार्यपालक कार्य उसी के नाम से किए जाते हैं। दोस्तों उसी के नाम से किए जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं भारतीय गणतंत्र का कार्यपालक प्रमुख राष्ट्रपति ही होता है। सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेना नायक या सेनापति सहित केंद्र सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्तियां, है ना, समस्त कार्यपालिका शक्तियां जिसे वह संसद के प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद की सलाह पर इस्तेमाल करता है, औपचारिक रूप से उसमें निहित है, औपचारिक रूप से राष्ट्रपति में ही निहित है। उसी के नाम पर सारे कार्यपालक कार्य किए जाते हैं। दोस्तों और क्या किया गया, संविधान के 42वें संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है ना। ये क्वेश्चन आते रहता है। 42वें संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। तो अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक के राष्ट्रपति का उल्लेख मिलता है, राष्ट्रपति के बारे में लिख रखा है। तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में लिख रखा है? तो अनुच्छेद 52 आर्टिकल 52 में कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसको याद रखना है। अनुच्छेद 53 में कहा गया है, लिख रखा है, संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये किस अनुच्छेद में लिख रखा है? तो ये अनुच्छेद 53 में लिख रखा है दोस्तों, है ना। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, अनुच्छेद 53। इस प्रकार भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। इसी प्रकार भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। पर भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया दोस्तों, भारत में कौन सी व्यवस्था को अपनाया गया है? संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है ना। अतः राष्ट्रपति नाम मात्र का ही कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका कहलाता है, क्योंकि इन्हीं के सलाह पर वो कार्य करता है ना। तो तथा प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका कहलाता है, ये याद रखना है। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक यानी भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? राष्ट्रपति कहलाता है। भारत के राष्ट्रपति पद पर कोई भी भारत का नागरिक जो कि निर्धारित योग्यता पूरी करता हो पदासीन हो सकता है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, याद रखना, पूछा जाता है। भारत का राष्ट्रपति बनने वाला व्यक्ति लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता पूरी करता हो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। किसकी योग्यता पूरी करता हो? तो राष्ट्रपति बनने वाला व्यक्ति लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता पूरी करता हो, है ना, योग्यता पूरी करता हो। राष्ट्रपति किसी भी सदन, है ना, किसी भी सदन व्यवस्थापिका या संसद का सदस्य नहीं होता। राष्ट्रपति किसी भी सदन यानी किसी भी सदन व्यवस्थापिका या संसद के 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा, तो उसका सदस्य नहीं होता, याद रखना है। राष्ट्रपति निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष रूप से होता है दोस्तों निर्वाचन मंडल द्वारा। अप्रत्यक्ष यानी हम जिनको चुनते हैं उन लोग उसका चयन करते हैं, इसलिए उसको बोलेंगे अप्रत्यक्ष।
निर्वाचन मंडल में राज्यसभा यानी निर्वाचन मंडल में राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, यह अनुच्छेद 54 में लिख रखा है ना, यह अनुच्छेद 54 आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति निर्वाचित होगा लिख रखा है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित हर राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और दिल्ली और पुदुचेरी के भी लेते हैं दोस्तों। दिल्ली और पुदुचेरी, और अब जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है तो वहां के भी लेंगे। दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य और जम्मू कश्मीर के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। तो दिल्ली और पुदुचेरी को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 70वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा यह जोड़ा गया कि दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा, दिल्ली और पुदुचेरी में भी विधानसभा है ना, तो दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के सदस्य भी इसमें भाग लेंगे। लेकिन एक बात याद रखना है, विधानसभा के सदस्य भाग तो लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जिनको मनोनीत करता है वो सदस्य भाग नहीं लेते, है ना। लेकिन राष्ट्रपति जिनको मनोनीत करता है वो सदस्य भाग नहीं लेते। अगर राष्ट्रपति जिसको मनोनीत करेगा और वही सदस्य अगर भाग लेंगे तो राष्ट्रपति जिसको मनोनीत करेगा वो तो राष्ट्रपति को वोट देंगे ना। इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि लेकिन मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते। तो यहां पे क्या समझ में आया? अनुच्छेद 54 में लिख रखा है राष्ट्रपति निर्वाचित होगा तथा राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और दिल्ली प्लस पुदुचेरी प्लस जम्मू कश्मीर के भी भाग लेते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इतना समझ में आ गया। अगला देखेंगे, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक होना चाहिए। तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए 50 सदस्य प्रस्तावक होना चाहिए और 50 सदस्य अनुमोदक होना चाहिए। ये फैक्ट याद रखना है। 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक, ये वाला फैक्ट याद रखना है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत प्रणाली के अनुसार होता है। ये प्रणाली का नाम याद रखना है, ये पद्धति का नाम याद रखना है। किसके अनुसार होता है? डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। यह अनुच्छेद कौन से में लिख रखा है? यह अनुच्छेद 55 में लिख रखा है। अनुच्छेद 55 में लिख रखा है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया अनुच्छेद 55 में, है ना। तो अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है और इसकी प्रक्रिया, वो प्रक्रिया का नाम है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं यानी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमण मत पद्धति के आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 55 में लिख रखा है। यह एक प्रणाली है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, यानी पढ़ लेना आप, लेकिन परीक्षा में इतना ही आता है। प्रणाली का नाम याद रखना है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, है ना। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यह अनुच्छेद 56 में लिख रखा है। अनुच्छेद 56 में लिख रखा है ना। अनुच्छेद 56 में पदावधि के बारे में बताया गया। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है। इस बीच वह इस्तीफा उपराष्ट्रपति को भी दे सकता है। इस बीच वह अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को भी दे सकता है। उपराष्ट्रपति इसकी जानकारी तुरंत भगते जाता है और लोकसभा अध्यक्ष को देता है ना। तो क्या समझ में आया? अनुच्छेद 56 में पदावधि के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक अपने पद में बना रह सकता है। इस बीच वह अपना इस्तीफा, अगर उसको नहीं रहना है, उसको मजा नहीं आ रहा है, तो इस बीच वह अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को दे सकता है और उपराष्ट्रपति इसकी जानकारी तुरंत, दिमाग खराब हो जाता है उसका, तुरंत जाके लोकसभा अध्यक्ष को देता है कि इन्हें छोड़ दिया पद। कैसा करेंगे बताओ, है ना। तो समझ में आ गया। तो इतना याद रखना है यहाँ से। यहाँ पे वही बताया गया है, बस राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पुनर्निर्वाचन का पात्र भी होता है, वो फिर से ही बन सकता है, पुनर्निर्वाचन का पात्र भी होता है। और 5 वर्ष के पूर्व महाअभियोग प्रक्रिया के द्वारा उसे पद से हटाया भी जा सकता है। महाअभियोग प्रक्रिया के द्वारा उससे पद से हटाया भी जा सकता है। वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देकर स्वयं पद से हट सकता है। ये महाअभियोग प्रक्रिया क्या होती है दोस्तों? तो महाअभियोग प्रक्रिया वो प्रक्रिया होती है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो महाअभियोग प्रस्तावक सिर्फ तब लाया जा सकता है जब संविधान का उल्लंघन या दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हो जाए, है ना। संविधान के उल्लंघन के आधार पर या दुर्व्यवहार के आधार पर या अक्षमता साबित हो जाए, जब महाअभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है और उसे हटाया जा सकता है। अगर वो प्रक्रिया पारित हो गई तो उसका दोष साबित हो गया तो उसे महाअभियोग प्रक्रिया के द्वारा उसे पद से हटाया भी जा सकता है।
इतना समझ में आया क्या, है ना। महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख यानी महाअभियोग में कैसे हटाया जाए, इसके बारे में अनुच्छेद 56 के बी में बताया गया है। 56 के बी में बताया गया है कि इसको महाभियोग प्रक्रिया से कैसे हटाया जाए। तो मैंने जो तुमको बोल के बताया वही है दोस्तों। आगे बात करते हैं अपन, आगे की बात, राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? शपथ कौन दिलाता है? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, शपथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ऊपर वाला दिलाएगा। ऊपर वाला कौन है? तो ऊपर वाला सुप्रीम कोर्ट। संविधान का रक्षक भी सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, इतना याद रखना है। महाभियोग संसद में किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जो महाभियोग प्रक्रिया अभी मैंने जो बताया था बोल के आपको, संविधान के उल्लंघन, दुर्व्यवहार या अक्षमता के साबित हो जाने पर लाया जाता है, तो संसद के किसी भी सदन पर लाया जा सकता है। यह एक सदन द्वारा लगाया जाता है और दूसरा सदन उसका अन्वेषण करता है, जांच करता है ना, जांच करता है। महाभियोग संविधान के उल्लंघन से संबंधित में लगाया जाता है। संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग प्रक्रिया लगाया जाता है। इसके लिए 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देकर, इसके लिए 14 दिन पूर्व लिखित सूचना, ऐसा नहीं है, लिखित सूचना, है ना। तो महाभियोग प्रक्रिया के बारे में कहाँ बताया गया है? तो अनुच्छेद 61 में बताया गया। अनुच्छेद 61 में महाभियोग प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया संविधान के उल्लंघन के आधार पर लगाया जाता है। महाभियोग प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में पहले लाई जा सकती है। जिस सदन में लाई जाती है उस सदन का 1/4 सदस्य ऐसा पारित कर दे, 1/4 सदस्य अगर पारित कर दे, प्रस्ताव पारित कर दे, तो उसके बाद राष्ट्रपति को 14 दिन का समय दिया जाता है। यदि 14 दिन पूर्व, 14 दिन का समय दिया जाता है, इतना याद रखना है, 14 दिन का समय दिया जाता है। 14 दिन का समय दिया जाएगा। यदि उसके पश्चात सदन के कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित हो जाए, तो उसके बाद पुनः दूसरे सदन में यह प्रस्ताव जाता है और दूसरे सदन में फिर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाए, तो राष्ट्रपति उसी दिन से अपने पद से हटाया हुआ माना जाता है, उसके पद से हटाया हुआ माना जाता है। तो यहाँ बहुत आसान है समझना, इसको बताया जो मैंने, है ना। पहले कोई भी सदन में लाया जा सकता है, फिर पहले सदन में लाएगा तो 14 दिन दिए जाते हैं उसको। 14 दिन में 2/3 बहुमत से एक सदन में पारित हो गया, फिर दूसरे सदन में 2/3 बहुमत से पारित हो गया, तो फिर उसी दिन से राष्ट्रपति हटाया हुआ माना जाता है। तो यहाँ पे समझ में आ गया, बहुत आसान है। तो यहाँ क्या बताया गया है? महाभियोग संविधान के उल्लंघन से संबंध लगाया जाता है। इसके लिए 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देकर इस आशय का संकल्प पारित कर दिया जाता है। 14 दिन याद रखना है, पेपर में आता है 14 दिन। राष्ट्रपति को महाभियोग के अन्वेषण के समय अन्य उपस्थित होने तथा अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार है। तो राष्ट्रपति अपना पक्ष भी प्रस्तुत कर सकता है कि मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, है ना, अपना पक्ष बता सकता है पूरा। महाभियोग की प्रक्रिया अर्धन्यायिक है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये। महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो अर्धन्यायिक है, क्वेश्चन आएगा अर्धन्यायिक है। कैसी प्रक्रिया है? अर्धन्यायिक। तो महाभियोग की प्रक्रिया अर्धन्यायिक है दोस्तों। अर्धन्यायिक का मतलब होता है दोस्तों कोई भी अर्धन्यायिक कहा जाता है। अर्धन्यायिक उसको कहा जाता है जब किसी के पास न्यायिक कार्य करने की कुछ विशेषताएं होती है, न्याय वाली कार्य करने की कुछ विशेषताएं होती है, लेकिन सभी में नहीं होती। जहां न्यायालय सभी विवादों के निर्णय देने की क्षमता रखता है, जहां न्यायालय जो होता है सभी विवादों के निर्णय देने की क्षमता रखता है, वहीं अर्धन्यायिक निकाय की शक्तियां अक्सर एक विशेष क्षेत्र तक ही सीमित रहती है, अक्सर एक विशेष क्षेत्र तक ही सीमित रहती है। तो अर्धन्यायिक वाला का मतलब है अक्सर किसी विशेष निकाय की शक्ति अक्सर एक विशेष क्षेत्र तक ही सीमित रहती है, जैसे कि इनके पास सीमित है। इनके पास महाभियोग प्रक्रिया में जो सीमित है, पारित हो गया 2/3 बहुमत से, तो ये एक प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय नहीं दे रहा है, ये एक विशेष क्षेत्र वाले लोग डिसीजन ले रहे हैं, इसलिए उसको बोलेंगे अर्धन्यायिक। समझ में आ गया। अन्य किसी कारण से यथा राष्ट्रपति की मृत्यु आदि से स्थायी रूप से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। मान लो राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है, उसने पद छोड़ दिया, तो उसका पद रिक्त हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति तुरंत राष्ट्रपति का पद पर कार्य करना प्रारंभ कर देता है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति तुरंत राष्ट्रपति के पद पर कार्य करना प्रारंभ कर देता है तथा नए राष्ट्रपति द्वारा पद ग्रहण करने तक कार्य करता है।
नए राष्ट्रपति जब तक पद ग्रहण नहीं कर लेता तब तक ये ऐसा करता है। तो ये बात कहाँ की गई है, ये अनुच्छेद 56 में ही की गई है। 56 में पदावधि के बारे में बताया गया, वहीं पे लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक बना रह सकता है, उस बीच वह अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को दे सकता है, उपराष्ट्रपति तुरंत इसकी जानकारी लोकसभा अध्यक्ष को देता है। और यहाँ पे फिर बताया गया है अनुच्छेद 62 में बताया गया है, अनुच्छेद 62 में कि राष्ट्रपति का पद यदि आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाता है तो सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति बैठता है। सर्वप्रथम उसकी सीट पर कौन बैठेगा, यानी उसके पद पर उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बैठता है, और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश उसके पद धारण करते हैं, उसका पद धारण करते हैं, पद धारण करने का कार्य करते हैं, यहाँ वही लिखा हुआ है, देखो है ना। उसके बाद देखो, यदि किसी कारणवश चुनाव में विलंब हो जाए तो पदासीन राष्ट्रपति पद पर बना रहता है। पदासीन राष्ट्रपति पद पर बना रहता है। मान लो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ है ना, नहीं हुआ है, कुछ कारणवश लेट हो गया है, तो जो पुराना राष्ट्रपति जो पहले से राष्ट्रपति बना हुआ है वही पद पर बना रहता है जब तक कि नया राष्ट्रपति पद ग्रहण ना कर ले। उल्लेखनीय है कि इस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करता। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति जब चुनाव नहीं हुआ है तो उसके पहले उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करता। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद रिक्त होने की अवधि के भीतर ही होना चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन पद रिक्त होने की भीतर की अवधि के पहले ही होना चाहिए। समझ में आ गया होगा आपको। राष्ट्रपति यदि बीमार या अन्य किसी कारण से राष्ट्रपति पद पर स्थायी रिक्त के समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ये समझ में आ गया होगा आपको। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, सबको पता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वह लगातार 2 बार निर्वाचित हुए, लगातार 2 बार निर्वाचित हुए। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है ना। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं दोस्तों, लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने। केवल वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चरण की मतगणना पड़ी थी, तभी दूसरे चरण की गणना से गिरी ही राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, केवल वीवी गिरी। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि दूसरे चरण की मतगणना में राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुआ था, तो वीवी गिरी से याद रखना है, गिर गए थे फिर उड़ गए, है ना। तो गिरी याद रखना है, वीवी गिरी द्वितीय चरण की मतगणना में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। द्वितीय चरण की मतगणना में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। वीवी गिरी ही ऐसे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे जिन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में सफलता प्राप्त की थी। निर्दलीय लड़े थे और चुनाव में सफलता प्राप्त की थी। वीवी गिरी याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए थे जो एक बार चुनाव में पराजित हुए और बाद में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना। नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति हुए जो एक बार चुनाव में पराजित हुए थे और बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। ये नाम याद रखना है इनका। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजय रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, APJ अब्दुल कलाम जी, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी को छोड़कर अन्य सभी राष्ट्रपति पूर्व में उपराष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। पूर्व में उपराष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। तो इनके अलावा जो भी राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों, वो सब पूर्व में उपराष्ट्रपति थे, फिर राष्ट्रपति बने। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो सीधे राष्ट्रपति बने हैं, वही बताया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी को छोड़कर अन्य सभी राष्ट्रपति पूर्व में उपराष्ट्रपति रहे हैं। ये नहीं रहे हैं, बाकी सब रहे हैं, ये बताया गया। तो इनके नाम आ सकते हैं, इसलिए याद रखना है ये डायरेक्ट राष्ट्रपति बने हैं, उपराष्ट्रपति नहीं थे। राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियों के बारे में अपन यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। प्रशासनिक शक्तियां देख लेते हैं अब। तो देखिए, भारत सरकार की सभी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं दोस्तों, है ना। सभी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका नहीं है, अपितु संवैधानिक प्रधान है। लेकिन वास्तविक कार्यपालिका नहीं है, किंतु संवैधानिक प्रधान है ना। संविधान में उसका उल्लेख है, संवैधानिक पद है, संवैधानिक प्रधान है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया है। क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, याद रखना है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को केवल एक बार पुनर्विचार के लिए प्रेरित करने का अधिकार है। केवल एक बार
केवल एक बार पुनर्विचार के लिए प्रेरित करने का अधिकार है। यदि मंत्री परिषद अपने विचार पर टिकी रहती है तो राष्ट्रपति उसकी सलाह मानने के लिए बाध्य है। केवल एक बार वापस कर सकता है, उसके पास अगर आया तो केवल एक बार वापस कर सकता है राष्ट्रपति। उसके बाद अगर मंत्रिपरिषद टिकी रहेगी कि इसमें साइन करो करो तो फिर एक ही बार मना कर सकता है। बस ये समझ में आ गया। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, याद रखना है। राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भी करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति भी करता है दोस्तों, महान्यायवादी की नियुक्ति भी करता है, ये भी याद रखना है आपको। महान्यायवादी है ना, महान्यायवादी की नियुक्ति भी इसी के द्वारा की जाती है। महान्यायवादी की नियुक्ति भी इसी के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत्र पर उत्तरदायी होता है ये, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत्र पर उत्तरदायी होता है, इतना याद रखना है। प्रसाद पर्यंत्र पर उत्तरदायी होता है, यानी राष्ट्रपति की इच्छा तक ही रहता है। राष्ट्रपति जैसे प्रसाद इच्छा देने वाले के ऊपर डिस्कस करता है ना, रहता है ना। प्रसाद जैसे अपन मंदिरों में प्रसाद जाते हैं, उसकी इच्छा है तो देगा अपने को, तो वैसे ही इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत्र पर अपना पद धारण करता है महान्यायवादी। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है पूछेगा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और राज्य के संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग के सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, विभिन्न अन्य आयोग, राज्यभाषा आयोग के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और अनुसूचित क्षेत्रों के लिए भी आदि इनकी नियुक्ति करता है कौन, राष्ट्रपति, इतना याद रखना है। राष्ट्रपति संघीय प्रशासन संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना प्रधानमंत्री से प्राप्त कर सकता है। संघीय प्रशासन से संबंधित किसी प्रकार की सूचना भी प्रधानमंत्री से प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से संघीय राज्य, जो संघीय राज्य है दोस्तों, यानी संघ शासित प्रदेश बोल सकते हैं अपन। संघ शासित प्रदेश जैसे कि 3 है अपने यहाँ अभी, कौन सा, दिल्ली हो गया, वहाँ संघ शासित प्रदेश है एक प्रकार से, पुद्दुचेरी और तीसरा जम्मू कश्मीर, ये 3 संघ शासित प्रदेश है। तो संघ शासित राज्यों का प्रशासनिक उपराज्यपाल तथा आयुक्त के माध्यम से भी देखता है। तो राष्ट्रपति उपराज्यपाल एवं आयुक्त के माध्यम से संघ शासित प्रदेश को भी देखता है, इतना याद रखना है। तो ये थी अपनी काय की प्रशासनिक शक्तियां राष्ट्रपति की। अब देखिए दोस्तों, अब हम देखेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट को क्या क्या पावर दी गई है। तो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है दोस्तों, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। संसद के बारे में लिख रखा है अनुच्छेद 79 में, अनुच्छेद 79 में लिख रखा है संसद के बारे में। तो संसद के दोस्तों, संसद के 3 अंग है, संसद के संसद के 3 अंग है। संसद के 3 अंग है, एक होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है लोकसभा, तीसरा है राज्यसभा। तो संसद के 3 अंग है ना, उसमें से राष्ट्रपति अभिन्न अंग है, ये कहा गया है। तो कभी पूछा संसद के कितने अंग है, तो संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के कितने सदन हैं, तो संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। समझ में आ गया। तो ये राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं संसद में कौन कौन शामिल है करके, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, है ना, याद रखना है। तो ये फैक्ट समझ में आ गया। 79 में संसद के बारे में लिख रखा है ना। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को आहूत करने, राष्ट्रपति क्या काम करता है, संसद के दोनों सदनों को आहूत करने, सत्रवासन करने। सत्रवासन का मतलब क्या होता है दोस्तों, आहूत का मतलब क्या होता है यहाँ पे, आहूत करने, आहूत का मतलब बुलाना, है ना, बुलाना, आहूत करने, सत्रवासन करने। सत्रवासन का मतलब होता है सत्र को खत्म करना, जो सत्र होता है, जो सत्र चलता है 6-6 महीने का, उसको खत्म करना, सत्रवासन करना। और लोकसभा का विघटन करना, विघटन का मतलब होता है तोड़ना, तोड़ना, दूसरे भाषा में बोल सकते हैं इसको विनाश करना, यानी लोकसभा का विनाश कर देता है ना, विनाश यानी खत्म करना, भंग करना, तो उसको बोला गया है। तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को आहूत करने, सत्रवासन करने, लोकसभा का विघटन करने की शक्ति रखता है। राष्ट्रपति लोकसभा के प्रति एक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ संसद के दोनों सदनों में प्रारंभिक अभिभाषण करता है। प्रारंभिक अभिभाषण करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति कब करता है, तो प्रारंभ में
है ना, प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रथम सत्र के आरंभ में, है ना, एक साथ संसद के दोनों सदनों में आरंभिक अभिभाषण करता है ना। तो सत्र शुरू होता है, सबसे पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, याद रखना है। राष्ट्रपति को संसद में विधायी विषयों में संबंधित संदेश भेजने का अधिकार है। संदेश भेजने का अधिकार है। तो राष्ट्रपति को संसद के विधायी विषयों से संबंध में संदेश भेजने का अधिकार भी दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद खाली होने की स्थिति में राष्ट्रपति उस पद के लिए लोकसभा के किसी भी सदस्य को नियुक्ति कर सकता है। लोकसभा के किसी भी सदस्य को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के लिए नियुक्ति कर सकता है, और यही कार्य राज्यसभा में सभापति तथा उपसभापति की अनुपस्थिति में भी कर सकता है। सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में भी कर सकता है, क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होता है वही तो उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों। अगर उपराष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उसकी जगह राष्ट्रपति राज्यसभा के किसी भी सदस्य में से सभापति और उपसभापति की नियुक्ति कर सकता है, वही बताया गया। राज्यसभा में भी सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में ऐसा कर सकता है। राष्ट्रपति को लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के दो व्यक्ति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है दोस्तों। राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, है ना, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कभी पूछा राज्यसभा में कितने सदस्य, तो 12 सदस्य, और लोकसभा में कितने, तो 2 सदस्य, है ना, 2 सदस्य। 2 जो होते हैं अंगल भारतीय होते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो इंडियन वो लोग होते हैं जिनकी माता भारत में जन्मी हो, है ना, जिनकी माता भारतीय हो, और जो उनका पिता हो वो अंग्रेज हो, इसलिए तो अंगल भारतीय कहा जाता है। अंगल भारतीय, अंगल का मतलब अंग्रेज, उनका पिता भारतीय हो, अब भारतीय नहीं अंग्रेज हो, अब उनके जो संतान होगी उसको एंग्लो इंडियन बनाया जा सकता है, ये बोला गया है। आगे चलते हैं। संसद द्वारा वांछित कोई भी विधेयक तभी कानून बनता है जब उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है। तो ये सबको पता है ना, ये पता है। विधेयक होता है सबसे पहले कच्चा मसौदा जो तैयार किया जाता है, विधेयक, अगर उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है तभी वो कानून बनता है, अधिनियम बनता है, एक्ट बनता है, ये बताया गया है ना। उसके पहले उसे विधेयक कहा जाता है, जब तक राष्ट्रपति की सिग्नेचर नहीं होती उसके पहले, तब तक वो विधेयक ही होता है। राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण, राष्ट्रपति जो है वार्षिक वित्तीय विवरण, नियंत्रण महालेखक परीक्षक का प्रतिवेदन, वित्त आयोग की सिफारिश तथा अन्य आयोग की रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करता है। तो संसद में प्रस्तुत करता है, संसद के पटल पर रखता है ना। तो काय की राष्ट्रीय वार्षिक वितरण वाली, नियंत्रण महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, वित्त आयोग की सिफारिश और अन्य रिपोर्ट संसद पे प्रस्तुत करता है, पटल पर रखता है। कुछ विषय से संबंधित विधेयक संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है, जैसे राज्यों की सीमा परिवर्तन और धन विधेयक। राज्यों की सीमा परिवर्तन वाला और धन विधेयक वाला राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है, याद रखना है। राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अनुमति दे सकता है दोस्तों, राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अनुमति दे सकता है, उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। उसको अगर मान लो हस्ताक्षर नहीं करना है तो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, तभी उस पर अपनी अनुमति रोक सकता है। और लेकिन धन विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से अनुमति देना ही पड़ता है, क्योंकि धन विधेयक को राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से देना ही पड़ता है, उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। किसको? धन विधेयक को। संविधान संशोधन विधेयक के लिए भी इसी प्रकार का प्रावधान है, अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा। संविधान संशोधन के लिए भी इसी प्रकार का प्रावधान है, आगे पढ़ेंगे। यदि राष्ट्रपति द्वारा संसद को पुनर्विचार के लिए वापस किया गया विधेयक विचार करने के पश्चात राष्ट्रपति की अनुमति के प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर अनिवार्य रूप से अनुमति देना पड़ता है। ये फैक्ट समझ में आ गया होगा आपको। संविधान में राष्ट्रपति को किसी विधेयक को अनुमति देने या अनुमति ना देने से संबंधित कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अगला फैक्ट है, राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने या ना देने, ये वो वाला फैक्ट दोबारा लिखा है। राष्ट्रपति जब संसद का सत्र ना चल रहा हो तो किसी विषय पर तुरंत विधान बनाने की आवश्यकता हो तो अध्यादेश द्वारा विधान बना सकता है। तो दोस्तों यहाँ शब्द आया एक अध्यादेश। अध्यादेश क्या है तो आपको जानकारी के लिए बता दूं अध्यादेश क्या होता है। तो अध्यादेश यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 ये राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान देता है ना, शक्ति देता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है दोस्तों, अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, याद रखना है। अध्यादेश क्या होता है तो अध्यादेश होता क्या है, अध्यादेश एक ऐसा कानून है दोस्तों जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति
द्वारा प्रख्यात किया जाता है, जो संसद के अधिनियम के समान ही प्रभावित होता है। ये संसद के अधिनियम के समान ही प्रभावित होता है। उन्हें केवल तब ही जारी किया जा सकता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, ये संसद सत्र में नहीं हो, संसद सत्र में नहीं हो। तो हम बोल सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। संसद के सत्र यानी संसद के अवकाश में, संसद का अवकाश रहता है ना, जब संसद के अवकाश में सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। इसकी अवधि 6 सप्ताह, इसकी अवधि कितने की होती है, यानी इसकी अवधि 6 सप्ताह की होती है और ये अस्थायी होता है, 6 सप्ताह तक बना रहता है ना। अध्यादेश किसी भी विधेयक को पारित करने का अस्थायी तरीका है दोस्तों, अस्थायी तरीका है। कोई भी अध्यादेश सदन के अगले सत्र के अंत में 6 सप्ताह तक बना रहता है, 6 सप्ताह तक बना रहता है, ये याद रखना है। कब तक बना रहता है? 6 सप्ताह तक बना रहता है, इतना याद रखना है। आगे बात करेंगे, राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए अध्यादेश संसद के विधान की तरह ही होते हैं, लेकिन अध्यादेश अस्थायी होते हैं। मैंने बताया ना अभी, अस्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं। अस्थायी क्यों होते हैं? तो अस्थायी तरीका है एक प्रकार का अध्यादेश जारी करने का, अस्थायी तरीका है। कोई भी अध्यादेश सदन के अगले सत्र के अंत के बाद 6 सप्ताह तक बना रहता है, बस उसके बाद वो समाप्त हो जाता है। राष्ट्रपति अध्यादेश अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह से जारी करता है। संसद का अधिवेशन होने पर अध्यादेश संसद के समक्ष रखा जाता है। यदि संसद उस अध्यादेश को अधिवेशन प्रारंभ होने की तिथि 6 सप्ताह के भीतर, कब से? ये 6 सप्ताह याद रखना है, 6 सप्ताह के भीतर पारित नहीं कर देती तो वह निष्प्रभावी हो जाता है, यानी स्वयं ही समाप्त हो जाता है। उसके बाद आखिरी देखिए, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अभी निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति के अध्यादेश निकालने की परिस्थिति को सद्भावनापूर्वक होने का संदेह होने पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो दोस्तों न्यायालय में चुनौती भी दी जा सकती है अध्यादेश को। तो क्या हुआ था दोस्तों इसके पहले, क्या हुआ था? क्या अध्यादेश को चुनौती दी जा सकती है? तो हाँ, दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आरसी कूपर बनाम भारत संघ 1970 में यह कहा था कि राष्ट्रपति के निर्णय को चुनौती दी जा सकती है, इस आधार पर तत्काल कार्रवाई जरूरी नहीं है, इस आधार पर तत्काल कार्रवाई जरूरी नहीं है, अध्यादेश को चुनौती दी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कौन सा केस आया था? आरसी कपूर बनाम भारत संघ 1970 के निर्णय के अनुसार कहा था। और फिर उसके बाद संविधान संशोधन किया गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अधिनियमित किया गया कि राष्ट्रपति को अध्यादेश निकालने की परिस्थिति में सद्भावनापूर्वक होने का संदेह होने के न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। खत्म, इतना है। समझ में आ गया दोस्तों? एक वीटो वाला इंपॉर्टेंट है यहां पे, कहीं वीटो का प्रयोग करता है राष्ट्रपति, उसके बारे में ही पता होना आपको। वीटो पावर का प्रयोग करता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर अनुमति देने या ना देने के निर्णय के समय अभाव होने के कारण वीटो का प्रयोग कर सकता है दोस्तों। वीटो का प्रयोग कर सकता है। तो ये वीटो क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूं मैं। वीटो से क्वेश्चन आते रहते हैं यानी। तो दोस्तों वीटो लैटिन शब्द है दोस्तों, लैटिन भाषा का शब्द है एक प्रकार का। इसका अर्थ होता है मैं निषेध करता हूं। किसी देश के अधिकारी या राष्ट्रपति को एक तरफा रूप से किसी कानून को रोक लेने का यह एक अधिकार है, वीटो पावर कहा जाता है ना। कानून को रोक लेने का एक अधिकार है ना, वीटो पावर कहा जाता है। तो राष्ट्रपति का वीटो पावर यानी वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट एक प्रकार का संवैधानिक तंत्र है जो भारत के राष्ट्रपति को विधायिका द्वारा पारित एक विधायी विधेयक पर सहमति देने से इनकार करने के लिए अधिकृत करता है। लेकिन है ना, बस अधिकृत करता है, विधेयक पर सहमति देने से इनकार करने के लिए अधिकृत करता है। राष्ट्रपति को दी गई एक प्रकार की वीटो पावर है, इतना याद रखना है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है दोस्तों। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ये याद रखना है ना। याद रखना है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन उनको शपथ कौन दिलाता है? तो उस राज्य का राज्यपाल उनको शपथ दिलाता है, ये याद रखना है। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है, लेकिन वह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो यह अनुच्छेद 143 में बताया गया है। अनुच्छेद 143 में उच्च न्यायालय के परामर्श ले सकता है,
राष्ट्रपति को अगर कुछ चीज समझ नहीं आ रहा है तो उच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन वह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन वह सर्वोच्च न्यायालय कोई परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। यह अनुच्छेद 143 में लिख रखा है, याद रखना है। राष्ट्रपति भी किसी भी सैनिक न्यायालय द्वारा दिए गए दंड, यानी सैनिक न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को, कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दिए गए दंड को, अपराधी को मृत्युदंड दिए जाने की स्थिति में क्षमादान दे सकता है, दंड को कम कर सकता है, दंड की प्रकृति को परिवर्तित कर सकता है, दंड को निलंबित कर सकता है। तो ये क्या कहा गया है, ये डायरेक्ट मैं आपको बोल के बता देता हूं। संविधान का अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 72 है दोस्तों, 72। संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराध के दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति को सजा को क्षमादान या माफ करने, प्रतिलंबन करने, विराम करने या सजा में छूट देने या निलंबित करने, परिहार या लघुकरण यानी छोटा करने की शक्ति देता है। कौन सा, संविधान का अनुच्छेद 72। समझ में आ गया। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति पूछेगा किस अनुच्छेद में है, तो 72 में, और यहां ये इसके बारे में ही लिख रखा है। बात करेंगे अपन राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, यानी कि प्रेसिडेंट की जो इमरजेंसी पावर दी गई है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपातकाल का मतलब क्या होता है आपको पता होना। आपातकाल का मतलब होता है संकट का समय। आपातकाल का मतलब क्या होता है, संकट का समय। यह एक ऐसे समय अवधि होती है कि जब किसी भी राष्ट्र या देश पर कोई भी ऐसी मुसीबत आती है, कोई भी ऐसी मुसीबत आ जाती है ना, जिसके लिए आवश्यक उपाय उस राष्ट्र के पास उस समय उपस्थित नहीं होता है ना, नहीं होता, तब आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। आपातकाल का मतलब होता है इमरजेंसी, और इमरजेंसी को ही हिंदी में बोलेंगे संकट का समय। संकट आ गया देश में, अब कैसा करें समझ नहीं आ रहा है, इसलिए कुछ समय के लिए वहां पे इमरजेंसी लगा दी जाती है। तो आपातकाल वही मैंने जो बताया, संकट का समय। यह एक ऐसा समय की अवधि होती है जब किसी राष्ट्र पर कोई भी मुसीबत आ जाती है और उसके लिए आवश्यक उपाय राष्ट्र के पास तुरंत नहीं होता, उपस्थित नहीं होता, तब आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है ना। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है दोस्तों। राष्ट्रपति जो तीनों सेनाएं हैं अपनी, उसका सर्वोच्च सेनापति होता है। याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति। वह तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष की नियुक्ति भी करता है। जो तीनों सेना के जो अध्यक्ष होता है, सेनाध्यक्ष की नियुक्ति भी करता है। राष्ट्रपति को युद्ध या शांति की घोषणा करने तथा रक्षा बलों को अभिनियोजित करने का अधिकार है, लेकिन राष्ट्रपति के अधिकार संसद द्वारा नियंत्रित है दोस्तों। लेकिन राष्ट्रपति के अधिकार संसद द्वारा नियंत्रित है, लेकिन रक्षा बलों के अभिनियोजन करने का अधिकार दिया गया है। अगला है, राष्ट्रपति को 3 परिस्थितियों में आपात लगा सकता है दोस्तों। राष्ट्रपति को तीन परिस्थितियों में आपात लगा सकता है। एक तो लगाता है वो कौन सा, अनुच्छेद 352, ये होता है दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल, जो पूरे देश में लगता है। दूसरा लगाता है 356 में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, जो राज्य में लगता है। और एक होता है दोस्तों 360, ये 360 जो है ये वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो 3 प्रकार की इमरजेंसी का उल्लेख हमारे संविधान में मिलता है। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल। तो आप अपन यहाँ तीनों को एक एक करके पढ़ते हैं, देखो इसको समझना, मैं जो बताऊंगा, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं ये 352 की। सबसे पहले बात करेंगे 352 की। तो 352 कब लगाते हैं दोस्तों, तो जब अपना संविधान बनकर तैयार हुआ था, यानी मूल संविधान में कब लगाया जाता है, क्वेश्चन आएगा 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है। तो युद्ध या बाह्य आक्रमण, मान लो अपने देश के अंदर युद्ध हो गया, बाह्य आक्रमण हो गया, यानी बाहरी आक्रमण हो गया, कोई देश का अपने ऊपर हमला हो गया। आंतरिक अशांति, यानी देश के अंदर आंतरिक अशांति हो गई, अशांति फैल गई, तो उसमें लगाया जाता था। तो उसके बाद क्या हुआ, 44वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर भी लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल कितने कारणों से लगाया जा सकता है, कब लगाया जा सकता है, जब युद्ध हो जाए अपने देश के अंदर, या बाह्य आक्रमण हो जाए, या आंतरिक अशांति हो जाए। और 44वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर भी लगाया जा सकता है। संसद का अनुमोदन ये 1 माह के लिए
के भीतर देना होता है ना, 1 माह के लिए लगाया जा सकता है सबसे पहले, लेकिन ये इसको 6 माह करके जब तक के सब चीज़ ठीक ना हो जाए बढ़ाया भी जा सकता है ना। 6 माह करके जब तक बढ़ाया भी जा सकता है, उसकी वैधता इतनी है। प्रभाव, तो इससे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं दोस्तों अपने देश में, इससे क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, अनुच्छेद जो 19 है वो स्वतः ही निलंबित हो जाता है, स्वतः ही निलंबित हो जाता है, यानी खुद ही निलंबित हो जाता है। जब ये लगता है तो अनुच्छेद 19 जो है वो तुरंत ही निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सारे अधिकार राष्ट्रपति के तहत निलंबित कर दिया जाता है ना, राष्ट्रपति के द्वारा कर दिए जाते हैं, यानी जब ये लगता है राष्ट्रीय, अनुच्छेद 20 और 21 छूट जाता है बस। राज्य सूची के कानून केंद्र सरकार के पास चले जाते हैं पूरे, और ये अभी तक 3 बार लगा है, 1962 में लगा था, 1971 में लगा था और 1975 में लगा था, 3 बार लगा है दोस्तों अभी तक के राष्ट्रीय आपातकाल। इसके अलावा आप डिटेल में और आगे पढ़ाऊंगा मैं, अभी इतना ही याद रखें। उसके बाद अगला है, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने, केंद्र की आज्ञा का अनुपालन ना करने तथा संविधान के अनुबंधों का पालन ना करने की स्थिति में अनुच्छेद 356 आपातकाल की घोषणा करता है। विधानमंडल की शक्तियां संसद को सौंप दी जाती है, जो विधानमंडल होता है राज्य में उसकी शक्तियां संसद के पास चली जाती है। तो अनुच्छेद 356 की बात करेंगे, ये राष्ट्रपति शासन लगाता है, राष्ट्रपति शासन होता है। इसमें राज्य की संवैधानिक तंत्र असफल होने पर, राज्य का जो संवैधानिक तंत्र है असफल होने पर, यह राज्य मान लो केंद्र की आज्ञा नहीं मान रहा है, तो यहाँ जो जो चीज़ लिखा है उसके आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है ना, इतना याद रखना है बस। राज्यपाल सिफारिश करता है उसकी, राज्यपाल सिफारिश करता है अनुच्छेद 329 के तहत, अनुच्छेद 329 के तहत राज्यपाल सिफारिश करता है, केंद्र में राष्ट्रपति को बताता है और राष्ट्रपति शासन लगता है। इसकी वैधता 2 माह तक है, 2 माह तक लगा सकते हैं, शुरू में लगेगा 2 माह तक, फिर आगे बढ़ा सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ा के 3 साल तक, है ना, ऐसा तक के लग सकता है दोस्तों। तो अनुच्छेद 19 इसमें भी स्वतः ही निलंबित हो जाता है, अभी तक कई बार लग चुका है, 100 बार आपने कई जगह सुना होगा, सबसे ज़्यादा बार पंजाब में लगा है कहीं। सबसे पहला कहाँ लगा था? सबसे पहला लगा था पेप्सू नाम के प्रांत में, 1951 में प्रथम बार लगा था। पेप्सू, पंजाब के पेप्सू नाम के प्रांत में 1951 में प्रथम बार लगा था ये, बस। आगे बात करेंगे, भारत में वित्तीय संकट उत्पन्न होने की स्थिति में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा अनुच्छेद 360 के तहत कर सकता है। इसके अंतर्गत राज्यों में व्यय को नियंत्रित करने, व्यय यानी खर्च को नियंत्रित करने, व्यय का मतलब होता क्या है? खर्च, मानसिक व्यय यानी मानसिक खर्च जो होता है उसको नियंत्रित करने, लोक सेवकों के वेतन को काटकर अन्य उपाय के वित्तीय स्थायित्व प्रदान करने का प्रयास करता है दोस्तों। तो ये क्या है? वित्तीय आपातकाल बोलते हैं इसको। सरकार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये सरकारी लोगों पर नकारात्मक, यानी सरकार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, सरकारी गौरवों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसकी 2 माह तक लगा सकते हैं, लेकिन ये बढ़ा सकते हैं पूरे आगे 6 माह करके 3 साल तक के। इसका प्रभाव क्या होता है? खर्च कम करने की, राष्ट्रपति को छोड़कर, देखो इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति के वेतन भत्तों पर कटौती को छोड़कर, राष्ट्रपति के वेतन भत्तों पर कटौती को छोड़कर सभी के वेतन पर कटौती की जाती है ना। ये क्यों लगाया जाता है? इसका कारण क्या है? तो भारत में वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा हो, है ना, भारत में वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा होने की स्थिति में लगाया जाता है। तो वित्तीय संकट उत्पन्न होने की स्थिति में राष्ट्रपति 360 के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। अभी तक भारत में एक भी बार नहीं लगा है। तो याद रखना है, 3 अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, इनके अनुच्छेद पूछे जाते हैं डायरेक्ट। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में क्या है? 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल, 360 में वित्तीय आपातकाल। इस तरीके से हमारे लेक्चर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने डिटेल में राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस किए। एक लेक्चर और आएगा राष्ट्रपति के बारे में, जिसमें पूरे अनुच्छेद को डिटेल में बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा साथों साथ। उसके अलावा अपन पूरे राष्ट्रपति की लिस्ट भी डिस्कस कर लेंगे, और जो सिलेबस में टॉपिक मेंशन है वो सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।